नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। तो सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नए नियम क्या कहते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो मेरा नाम निखिल दुबे है और मैं आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के सारे पहलुओं को समझाऊंगा। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 से रिलेटेड है, जो कि है इंडियन पॉलिटी। इंडिया is set to implement a controversial citizenship law that offers amnesty to non-Muslim illegal immigrants from neighboring countries 3 years after it sparked massive protest। जैसा कि 2019 में सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया था, बट जो उससे जुड़े हुए नियम हैं, रूल्स हैं, वो अभी तक लागू नहीं किए थे बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट गवर्नमेंट फेस। तो अब इंडिया ने उन नियम को नोटिफाई कर दिया है एंड दीज रूल्स आर पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया ऑन मार्च 11, 2024। तो 11 मार्च 2024 को ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं। तो ये एक 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो इन 3 देशों से भारत में आए हैं, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के बारे में बात करता है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? वो देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान। तो मैप में आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश और ये है अफ़गानिस्तान। तो एक समय पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही पार्ट थे और जो अफ़गानिस्तान से भारत की सीमाएं थीं वो जुड़ी हुई थीं और देयर इज़ अ ओपन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। तो भारत से लोगों का आना जाना अफ़गानिस्तान में बना रहता था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत को धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था। उस समय पाकिस्तान मेनली मुस्लिम देश हुआ करता था और आगे जाके पाकिस्तान बांग्लादेश में टूट गया। बट जो पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और क्रिश्चियन और ये 6 कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में उस समय रहा करती थीं। बट जैसा कि इन देशों ने इस्लाम को ऑफिशियल धर्म माना है, जिसकी वजह से ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं वो इन देशों में काफ़ी प्रोसिक्यूट हुई हैं। और जब देश का पार्टीशन हुआ तब नॉन मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी इन देशों में, पर आज के समय में ये संख्या घट के बहुत कम रह गई है। तो इन कम्युनिटीज़ के लोग प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए भारत में शरणार्थी बन गए और भारत में इलीगली भारत में एंटर कर गए। तो दिस लॉ एम्स टू गिव सिटीजनशिप टू 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian from the 3 countries Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who persecuted in their home country on the religious ground and who have entered India before 31st December 2014। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं भारत में 31 दिसंबर 2014 के दिन या उससे पहले भारत में आ चुकी हैं, तो उन लोगों को सिटीजनशिप देने के प्रावधान हैं इस एक्ट में। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये 64 साल पुराने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करने की बात करता है, जिस एक्ट ने इलीगल माइग्रेंट्स को भारत के सिटीजन बनने से, भारत के नागरिक बनने से प्रोहिबिट किया या रोक लगाई थी कि इलीगल माइग्रेंट्स भारत के नागरिक नहीं बन सकते। तो पहले क्या हुआ करता था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, उसकी समय अवधि थी 11 साल। मतलब अगर आप 11 साल से भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। बट इन द सिटीजनशिप एक्ट द अमेंडमेंट रिलैक्स द रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 to 5 years। अब अगर इन 6 कम्युनिटीज़ के लोग 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वो सिटीजनशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन वेब पोर्टल पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप विल बी सबमिटेड इन अ कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड फॉर विच अ वेब पोर्टल हैज़ बीन प्रोवाइडेड।
और ये पिक्चर में आप वेब पोर्टल देख सकते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल पे ये लाभार्थी जाके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। एंड दिस एक्ट डज नॉट इंक्लूड मुस्लिम्स, लीडिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन्स। क्रिटिक्स का कहना है कि इस एक्ट ने मुस्लिम कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया है बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो इसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था तब जब 2019 में CAA लागू किया गया था। तो CAA के विरोध में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। जैसे आपको याद हो, शाहीन बाग में काफ़ी बैठकें हुई थी CAA के प्रोटेस्ट में, लोग वहाँ पर धरना दिए बैठे रहे थे। और आसाम में प्रोटेस्ट हुआ था, त्रिपुरा में प्रोटेस्ट हुआ था, तो जिसकी वजह से इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ और वो 2024 में जाके उसके रूल्स लागू हुए। There are several reasons for the delays in implementing the Citizenship Act, including legal challenges। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, प्रोटेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टीज ऑन द CAA। आज भी CAA को बहुत सी पार्टी विरोध में हैं इस एक्ट के कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल की मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने इस एक्ट का कंप्लीट अपोजिशन किया है। लीगल चैलेंजेस इन वेरियस कोर्ट्स हैव लेड टू द इंजंक्शन और डिलेस इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। Additionally, widespread protest against the CAA have caused the governments to proceed cautiously, leading to delays in the execution. Furthermore, administrative challenges भी हैं, such as the need to establish procedure for citizenship applications under the new law, have also contributed to delays. Political disagreement among different stakeholders have further complicated the implementation processes, leading to a prolonged delay in some cases. ये सिटीजनशिप एक्ट आसाम में क्यों इतना विरोध हो रहा है? आसाम की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इन इलीगल शरणार्थियों की, और जिससे आसाम का कहना है कि दिस लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन ओवर डिकेड्स हैज़ इफेक्ट्स इट्स डेमोग्राफी। जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से, वेस्ट बंगाल से, तो आसाम के लोगों का कहना है कि इसकी वजह से आसाम की 35 में से 10 डिस्ट्रिक्ट का डेमोग्राफी चेंज हो गई है। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं दे आर अपोज टू द CAA एज दे फील इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी फेथ के हों, किसी भी धर्म के हो, बट हमारा जो कल्चर है वो इन लोगों से अलग है और ये लोग आके हमारे कल्चर पे थ्रेट पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की भाषाएं अलग हैं, इन लोगों का कल्चर अलग है और ये इंडिजिनियस जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है इसको चेंज कर रहे हैं। इसलिए अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है आसाम में। आपको याद होगा कि आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985 जो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने साइन किया था, जिसने प्रॉमिस किया था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो आसाम में 24 मार्च 1971 के बाद एंटर किए गए हैं उनको आसाम से बाहर डिपोर्ट कर दिया जाएगा टू टैकल दिस माइग्रेंट प्रॉब्लम इन आसाम। और आसाम ने इस माइग्रेंट प्रॉब्लम के लिए 2 बार NRC भी कराई है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एक बार 1951 में इन 1951 एंड अदर इन 2019। आसाम हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अब इस आसाम अकॉर्ड को लगभग 5 डिकेड्स हो गए हैं। अब ये नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन हिंदू रिफ्यूजी जो आसाम में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनको शरण प्रोवाइड करेगा। तो आसाम के लिए इस एक्ट का मतलब है कि एक तरीके से जो 1971 की डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर रहा है ये एक्ट टू 2014। Because of this reason, the people of Assam are opposing the Citizenship Act of 2019. बाकी और जगह अपोजिशन क्यों हो रही है? क्योंकि 2019 से पहले भारतीय नागरिकता के लिए आपको किसी भी धर्म का होना जरूरी नहीं था और भारत में रिलीजन वॉज नॉट अ डिटर्मिनेंट फॉर अ पर्सन's एलिजिबिलिटी फॉर एन इंडियन पासपोर्ट एंड ऑल दोज सीकिंग नेचुरलाइजेशन had to show that they were in India legally।
एंड नीड टू वेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। पहले सबको भारत की नेचुरलाइजेशन से नागरिकता के लिए 11 साल का इंतजार करना पड़ता था, बट अब ये जो 6 कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको 5 साल में ही नागरिकता मिल जाएगी, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी को 11 साल अभी भी वेट करना पड़ेगा भारत की नागरिकता के लिए। तो पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में देयर इज़ अ रिलीजियस टेस्ट फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि भारत को जो सिटीजनशिप अब धर्म के आधार पे दी जाएगी। लोगों का कहना है कि जो मुस्लिम विक्टिम्स हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस के, जैसे पाकिस्तान में अहमदिया कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूटेड है, अफ़गानिस्तान की हज़ारा कम्युनिटीज़ और अदर नेबरिंग सच एस रोहिंग्यास ऑफ म्यांमार, उनको अभी भी 11 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा जिससे वो भारत के सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो पाएँ, अनलाइक हिंदू, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड क्रिश्चियन। और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है दिस लॉ वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इक्वेलिटी की बात करता है और कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये जो सिटीजनशिप एक्ट है दिस इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट टू इक्वेलिटी। और 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच इसने भी रिपोर्ट पब्लिश की थी कि ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट मुस्लिम्स। और अभी मंडे को ह्यूमन राइट वॉच डॉग एमनेस्टी इंडिया ने बोला है कि दिस लॉ गोस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वेलिटी एंड लेजिटिमाइज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कि ये लॉ इक्वेलिटी के खिलाफ जाता है और जो धर्म के आधार पर भेदभाव को लेजिटिमाइज कर रहा है। एमनेस्टी इंडिया का ये भी कहना है कि ये एक्ट डिनाई कर रहा है सिटीजनशिप के बेनिफिट टू द तमिल्स फ्रॉम श्रीलंका एंड इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक नेपाल एंड भूटान, जो कि इन 6 कम्युनिटीज़ में से बिलोंग करते हैं, बट इन लोगों को भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है और इसके बेनिफिट ये लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जैसे तमिल श्रीलंका के और जो इमिग्रेंट्स हैं नेपाल भूटान से आए हैं भारत में वो भी। तो ये कुछ ट्वीट हैं। अपोजिशन पार्टी ने इस सिटीजनशिप एक्ट की टाइमिंग पे क्वेश्चन किया है कि जब लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं तभी मोदी गवर्नमेंट इस एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है जिससे वो वोटर्स को अपनी तरफ खींच लें इन द नेम ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों आई होप कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 से जुड़े हुए आपके डाउट क्लियर हुए होंगे और इस एक्ट के रिलेटेड अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब ब्रेनियक IAS।